Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors determining price elasticity of demand. यानी कि हम आज के टॉपिक में उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे जिनके बेसिस पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर किया जा सकता है। ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो हम उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अच्छा, जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना होगा जिसको मैंने साइड में रिप्रेजेंट किया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ही हम डिफरेंट फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, पहला फैक्टर है यहाँ पर, दैट इज द नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करता है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब दो टाइप की कमोडिटी होती है, एक तो होती है नेसेसिटी गुड्स और दूसरे होते हैं लग्जरियस गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? नेसेसिटी गुड्स का मतलब होता है जिन गुड्स की जरूरत हमें है ही है, जिनके बिना हम लाइफ को पास नहीं कर सकते, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर पासिंग ऑफ आवर लाइफ्स। जिन पर्टिकुलर गुड्स को हमारी लाइफ को पास करने के लिए हाई लेवल पर कंज्यूम किया जाता है उन्हें हम नेसेसिटी गुड्स में इंक्लूड करते हैं। अब वो बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स केस में, अगर हम प्राइस में चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इफ यानी कि प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा चेंज कर भी दिया जाता है तो भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन गुड्स की जरूरत तो हमें हमेशा रहती ही रहती है। तो इस केस में जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? इट विल बी इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? जबकि लग्जरी सोर्स की बात करी जाए तो लग्जरियस वो होते हैं जब जिन्हें हम अपने कंफर्ट के लिए परचेज करते हैं, यानी जब हमारे पास पैसा होता है, जब हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है मनी की, तब तो हम इसे परचेज करते हैं, और नहीं होती है तो नहीं परचेज करते हैं। ये हमारे नेसेसिटी गुड्स में नहीं होते हैं इंक्लूड। यानी कि अगर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में ज़्यादा चेंज आ जाता है या थोड़ा भी चेंज आता है तो उनकी क्वांटिटी में चेंज प्राइस के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट कितने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, इसके बेसिस पर हम डिमांड को डिस्कस करेंगे कि वो इलास्टिक होगी या फिर इनइलास्टिक होगी। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो अगर इस कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर भी दिया जाता है तो भी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो कंज्यूमर स्विच कहाँ करेगा। तो इस केस में डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक डिमांड होगी। जबकि अगर किसी कमोडिटी के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और अगर ये प्रोडक्ट अपने प्राइस में चेंज करता है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके कस्टमर्स क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट्स पर स्विच कर जाएंगे। इसी वजह से इसकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है। थर्ड फैक्टर इज डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि जो कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसके यूजेस कितने हैं, फ्यू यूजेस हैं या फिर उसके मोर यूजेस हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके फ्यू यूजेस हैं, केवल कुछ ही यूज हैं, तो उस केस में उसकी डिमांड होगी इनइलास्टिक। लेकिन अगर उसके ज़्यादा यूजेस हैं तो उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। जैसे मिल्क की बात करें, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। मिल्क से आप उसको ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, खोआ बना सकते हो उसका, चीज़, स्वीट्स और भी बहुत सारे यूजेस हैं मिल्क के। तो अगर मिल्क के प्राइजेस में चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी में चेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है। जबकि अगर किसी कमोडिटी के फ्यू यूजेज हैं या बिल्कुल भी यूज नहीं है तो उस केस में उसकी जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? इट विल बी इन इलास्टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द फोर्थ वन इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर्स की बात करते हैं। यहाँ मैंने कंज्यूमर्स की इनकम के रिगार्डिंग तीन कैटेगरीज को फोकस किया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज द वेरी हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, second one is the middle income group of consumers and third category is the very low group of consumers। अगर हम वेरी हाई या वेरी लो की बात करते हैं तो इस केस में डिमांड होती है इनइलास्टिक, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप के केस में डिमांड होती है इलास्टिक। अब कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। जिन कंज्यूमर्स की इनकम हाई है, अगर उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज होता है तो इनकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको प्राइस को पे करने में। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो क्योंकि इनकी इनकम क्या है? हाई ग्रुप में है, तो उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक हो गई। और वेरी लो की बात करते हैं, क्योंकि इनकम तो पहले ही बहुत कम है
अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज आता भी है तो वो बहुत ज़्यादा चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि ये लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर इनके प्रोडक्ट में कोई भी चेंज होता भी है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से इनकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, जो एवरेज प्राइस के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे होते हैं, अगर उनके प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसी वजह से डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। यानी कि जो कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है, अगर उसके यूज़ को पोस्टपोन किए जाने की संभावना है, यानी कि एक तो पोस्टपोन किया जा सकता है उसके कंजम्पशन को, और एक उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अगर पोस्टपोन किया जा सकता है तो डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। और नहीं किया जा सकता है उस केस में डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। जैसे मान लीजिए नेसेसिटी गुड्स हैं, इनके कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो इनके केस में डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आपको कंज्यूम करना ही करना है इन्हें, चाहे प्राइस में कैसा भी चेंज क्यों ना हो। लेकिन जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है, अगर उनके प्राइस में चेंज आता है, प्राइस मान लीजिए बढ़ जाते हैं, तो आप क्या सोचोगे कि भाई जब इनके प्राइस कम होंगे तब इनको हम कंज्यूम कर लेंगे, तो उस केस में इनकी डिमांड में चेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसी वजह से डिमांड कैसी होगी? इनकी इलास्टिक होगी। नाउ कम टू द 6th पॉइंट, एंड दिस इज अबाउट द हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की हैबिट क्या है? किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में या तो कंज्यूमर उस कमोडिटी के हैबिचुअल होंगे या फिर वो उसके हैबिचुअल नहीं होंगे। अगर हम मान लेते हैं कोई ऐसी कमोडिटी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है जिसके वो कंप्लीटली हैबिचुअल हैं, तो उस केस में डिमांड क्या होगी? डिमांड होगी इनइलास्टिक, क्योंकि अगर उनके प्राइस में कोई भी चेंज क्यों ना हो जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई फर्क पड़ेगा तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उसके हैबिचुअल है, बिना उसके वो अपनी लाइफ को पास कर ही नहीं सकते। जैसे कोई भी एल्कोहलिक पर्सन है, कोई भी ड्रगिस्ट पर्सन है जो ड्रग को ले रहा है, ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, या जो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, या कोई भी टोबाको प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला पर्सन है, अगर इन प्रोडक्ट्स के प्राइस में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से इनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स हैबिचुअल हैं इन कमोडिटीज़ के, वो बिना इनके अपनी लाइफ को पास कर ही नहीं सकते, तो इनकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी का हैबिचुअल नहीं है और अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर दिया जाता है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी पर इनकम का जो प्रोपोर्शन कंज्यूमर की तरफ से खर्च किया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। अब होता क्या है, जब कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटीज़ पर अपनी इनकम को खर्च करता है तो कुछ कमोडिटीज़ तो ऐसी होती हैं जिन पर अपनी इनकम का ये एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही खर्च करता है, और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जहां ये अपनी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन खर्च करता है। अब बात ये आती है कि जहां वो स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च कर रहा है, अगर उसके प्राइस में चेंज होगा भी तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज करने की पोजीशन में कंज्यूमर होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इस केस में स्मॉल क्वांटिटी को ही परचेज कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके प्राइस में चेंज होगा भी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो डिमांड कैसी हो गई? डिमांड विल बी इनइलास्टिक। जबकि हम उन कमोडिटीज़ की बात करते हैं जहां कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन खर्च कर रहा है, उस केस में अगर प्राइस में चेंज होता है तो यहाँ डिमांड में चेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो डिमांड कैसी हो गई? इट विल बी इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गया? डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में। अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, यहाँ पर मैंने दो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट पीरियड एंड सेकंड वन इज द लॉन्ग पीरियड। यहाँ हम उन कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं जिनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूम किया जाता है, और यहाँ उन कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूम किया जा रहा है, जिनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ये जो पेरिसेबल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, उनके केस में डिमांड कैसी होगी? द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कैसे होगी? क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्ट है तो इनकी लाइफ भी शॉर्ट होती है। अगर इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो इसके बाद ये क्या जाते हैं? आउट ऑफ यूज हो जाते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनको कंज्यूम करना मजबूरी है, और इसी वजह से इन प्रोडक्ट के प्राइस में अगर चेंज होता भी है तो इनकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं या जो चीपर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और इन प्रोडक्ट के प्राइस में अगर कोई चेंज करोगे तो इनकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसी वजह से इनकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक डिमांड। जैसे ब्रेड, बटर, एग, मिल्क, ये सब क्या होते हैं? दीज आर द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्ट्स। एंड नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग पीरियड प्रोडक्ट्स, जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है।
जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किए जा सकते हैं, जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी, उन सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को हम लॉन्ग पीरियड में इंक्लूड करते हैं। और अगर इन प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से इनकी क्वांटिटी डिमांड पर चेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसी वजह से इनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पर। नाउ कम टू द 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या है, दिस इज एज पर द प्राइस लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो किस लेवल पर है। अगर कोई प्रोडक्ट या तो वो हायर लेवल ऑफ प्राइस होगा या फिर वो लोअर लेवल ऑफ प्राइस होगा। अगर उसकी प्राइसिंग हायर लेवल की है तो अगर हाई लेवल ऑफ प्राइस है तो उस केस में उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट के प्राइस में अगर कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर चेंज ज़्यादा होगा, तो इस वजह से डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके प्राइस कम है और कम प्राइस के प्रोडक्ट के चेंजेस, अगर प्राइस में कोई चेंज होता है तो उस केस में इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीपर है मार्केट के अंदर। तो थोड़ा अगर चेंज हो भी जाता है तो उसके बेसिस पर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जिन प्रोडक्ट्स के प्राइस लोअर लेवल पर होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में कैसी होती है, इट इज़ द इन इलास्टिक डिमांड। पॉइंट क्लियर हो गया तक। नाउ वी कम टू द लास्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर इज द जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिनकी डिमांड जॉइंट बेसिस पर होती है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की डिपेंडेंट दूसरे पर होती है। उसके खुद के प्राइस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्राइस में किस तरह से चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। जैसे कार और पेट्रोल की बात करते हैं, अगर मैं पेट्रोल की डिमांड की बात करूँ तो डिमांड कैसी होगी इसकी, इनइलास्टिक होगी, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़े या घटे इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि कार के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं उस पर पेट्रोल की डिपेंडेंसी रहती है। क्योंकि अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो उस केस में उसका कंजम्पशन कम होगा और उस वजह से पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, ना कि पेट्रोल के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसका कंजम्पशन कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पेट्रोल के प्राइस में चेंज करेंगे भी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के केस में उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, कार पर है, कार के प्राइस पर है। इसी वजह से पेट्रोल के केस में जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक डिमांड होगी, यानी कि वो गुड जो जॉइंटली डिमांड किया जाता है उस केस में उसकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।